नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं दीपक शर्मा आपके अपने पसंदीदा चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेक्टिफायर क्या होता है और रेक्टिफायर के बारे में हमने उसके एप्लीकेशन देखे थे और उसके टाइप ऑफ कितने टाइप के हमने रेक्टिफायर पढ़े थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने रेक्टिफायर पढ़ा था कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और दूसरा जो हमने पढ़ा था फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको बोल रहे थे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि जब बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो फ्रेंड्स हमने जैसा कि बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। अगर आप इनपुट सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में जो डीसी प्राप्त हो रही है आफ्टर रेक्टिफिकेशन, तो आपको आधे चक्र के लिए प्राप्त होती है, हाफ साइकिल के लिए प्राप्त होती है। इसे हम दोस्तों बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन अगर जो हमारे कंपटीशन को देखा जाए, जो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछते रहते हैं बार बार दोस्तों, वो कौन कौन से हैं जो हाफ वेव रेक्टिफायर से पूछते हैं। तो सबसे पहले हमने बात बताया था दोस्तों कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आरएमएस वैल्यू होती है, अगर एवरेज वैल्यू की बात करें, एवरेज करंट, दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर एवरेज करंट की बात करते हैं तो दोस्तों ये होती है Im/π। अगर एवरेज वोल्टेज की बात करते हैं तो दोस्तों एवरेज वोल्टेज की अगर बात करें हम तो ये भी होता है Vm/π। सही है। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक फाइंड करना पड़ता है Irms। इनपुट में जो करंट देते हो Irms, क्योंकि एसी जो होती है वो आरएमएस वैल्यू चलती है। सही दोस्तों, तो आरएमएस से निकाले थे हमने तो Im/2 आता है आपका। सही फ्रेंड्स। उसके बाद हमने आगे देखा था कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर इफिशियंसी की बात करें कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है, दक्षता जिसको बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो 40.6% होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में आपके पूछता रहता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता कितनी होती है, तो 40.6% होती है। अगला पॉइंट करें अगर बात दोस्तों, तो रिपल फैक्टर, इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं रिपल फैक्टर क्या है, उससे पहले समझने कुछ करते हैं रिपल। तो जैसा कि आप रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके द्वारा हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई साइनोसोडल करंट है, उसको हमें डायरेक्ट करंट में चेंज करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, रेक्टिफायर सर्किट का। अगर हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट है दोस्तों, उसके द्वारा हम इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, क्या जो हमको डायरेक्ट करंट मिलती है, जो हमको एसी को हमने डीसी में कन्वर्ट किया, तो ये जो डीसी होती है क्या ये प्योर डीसी होती है। अब यहाँ पे क्योंकि अगर सपोज किया जाए हमारी जैसे मोबाइल की बैटरी है, वो दोस्तों डीसी, क्योंकि वो बैटरी है डीसी सप्लाई से ही चार्ज होगी, तो डीसी पे वर्क करती है। तो डीसी प्योर डीसी उसे चाहिए होता है। अगर आप पल्सेटिंग, तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो अर्ध चक्र के लिए आउटपुट मिलता है। अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बात करते हैं तो पूर्ण चक्र के लिए हमको सप्लाई मिलती है, मतलब आउटपुट हमें पूर्ण चक्र के लिए मिलता है, फुल साइकिल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि क्या ये जो हमको फुल साइकिल या हाफ साइकिल के लिए डीसी मिल रही है, ये क्या प्योर डीसी होती है। तो फ्रेंड्स, ये प्योर डीसी नहीं होती है, इसे बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। यानी एक चीज आप समझ लीजिए, जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर प्योर डीसी नहीं कन्वर्ट करता, मतलब एसी सप्लाई को जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको पूर्ण रूप से प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब धारा का एक डीसी बनाता है, बट पल्सेटिंग डीसी हमको मिलती है। पल्सेटिंग का मतलब है कि इस तरह से, सही है, क्योंकि प्योर डीसी का आपने देखा होगा क्या जो वेव बनता है दोस्तों, कुछ ऐसे बनता है, इसे बोलते हैं पूरा लीनियर रेखीय होता है, उसे बोलते हैं दोस्तों हम क्या, प्योर डीसी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर हमें प्योर डीसी चाहिए तो क्या यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको अगर प्योर डीसी चाहिए होती है तो उसके लिए आपको फिल्टर सर्किट यूज किया जाता है। जैसे ही हम रेक्टिफायर कंप्लीट करेंगे, अगला टॉपिक मेरा फिल्टर ही है। जैसे कि हमारे पाइप फिल्टर होता है, टी फिल्टर होता है, तो हाई पास फिल्टर होता है, बैंड पास फिल्टर होता है, कई प्रकार के फिल्टर हैं और उनको एक एक करके पढ़ेंगे और वहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता रहता है। तो अभी तो हम रेक्टिफायर देख रहे हैं। तो जैसा बात है कि अगर बात करें
कि रेक्टिफायर सर्किट अगर यूज कर दिया हमने तो हमको जो डीसी जो फिल्टर सर्किट यूज किया तो फिल्टर सर्किट से हमको जो डीसी आउटपुट मिलती है वो प्योर डीसी मिल सकती है। अप्रोक्सीमेटली मतलब बोल सकते हैं मैक्सिमम ज्यादा ये है कि आपको प्योर डीसी मिल जाएगी। सही है। तो यहाँ बात कर रहे थे रिपल की। रिपल क्या है? जब हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। यानी जब रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया तो उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं। तो रिपल क्या होता है कि जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट किया तो डीसी आउटपुट में कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं, उन्हीं कंपोनेंट को दोस्तों बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो बात करते हैं रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है? तो 1.21 होता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कई बार पूछता रहता है। अगला पॉइंट जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछता है कि दोस्तों PIV मतलब पिक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है? पिक इनवर्स वोल्टेज। सही है। PIV को बोलते हैं पिक इनवर्स वोल्टेज, यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी का पिक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है दोस्तों? तो जब भी बात करें हम हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पिक इनवर्स वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल टू होता है, यानी PIV इक्वल टू कर सकते हो मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये बात आती है कि पिक इनवर्स वोल्टेज क्या है, यानी PIV जो है वो पिक इनवर्स वोल्टेज हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों जैसा कि पिक इनवर्स वोल्टेज की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में वह मैक्सिमम वोल्टेज जो ब्रेकडाउन से पहले होता है। मतलब ब्रेकडाउन पे तो आपको पता है ब्रेकडाउन होने से वहां पे वोल्टेज तो कांस्टेंट हो जाता है, करंट बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन ये ऐसा मैक्सिमम वोल्टेज यानी ब्रेकडाउन से पहले का उच्चतम वोल्टेज जो होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या? पिक इनवर्स वोल्टेज। यानी रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन से पहले वह उच्चतम वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं? पिक इनवर्स वोल्टेज। किसी भी ब्रेकडाउन या रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन से पहले जो आपको वोल्टेज मिल रहा है मैक्सिमम वोल्टेज, उसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट ब्रेकडाउन से पहले का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं पिक इनवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। सही है। तो बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको दोस्तों जो मिलता है पिक इनवर्स वोल्टेज वो इक्वल टू मिलेगा मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर। सही है। अगला पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट पूछता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन एक और पूछता है फ्रीक्वेंसी की। पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब आप जितना इनपुट में फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो आउटपुट में भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। यानी यहां लिख सकते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। सही है। इनपुट फ्रीक्वेंसी। सही फ्रेंड्स। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं क्वेश्चन, कि अगर आपसे पूछता है कि आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या फिर एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर जो PIV पिक इनवर्स वोल्टेज है, या फिर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट में आपकी f है तो दोस्तों आउटपुट में भी उतनी ही रहने वाली है। सही है। तो जैसा कि हमने ये चीजें देख लिया था, लेकिन एक चीज था कि ये सब की एफिशिएंसी को फाइंड कैसे करते हैं, जैसा कि आपने बताया। तो दोस्तों आपको ये डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी, चलिए आइए देख लेते हैं। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी अगर हम फाइंड कर ले रहे हैं तो फुल वेव की ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन, वैसे एफिशिएंसी जो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, इनपुट पावर, आउटपुट इक्वल टू इनपुट। सही है। तो आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर अगर मिल जाए हमें तो दोस्तों हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी। देखिए अगर हम बात करें कि आउटपुट पावर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आउटपुट फाइंड करने के लिए देखिए हम बात करते हैं आउटपुट पावर यानी PDC, यानी आउटपुट पावर कहां मिलेगा? आउटपुट DC में। सही है। तो दोस्तों जब हम आउटपुट पावर की बात करते हैं तो पावर इक्वल टू फार्मूला पढ़ा है I स्क्वायर R। सही है। तो यहाँ पे I स्क्वायर जो होगा एवरेज वैल्यू, DC है तो एवरेज वैल्यू क्या है? IM अपॉन पाई का होल स्क्वायर इनटू, यानी आपको क्या चाहिए? R क्या है? लोड रेजिस्टेंस। जैसा कि अगर हम बात करें रेक्टिफायर का सर्किट कुछ ऐसा बना था आपको कि ये हमारा AC सप्लाई दे रहे हैं और ये मेरा डायोड है, तो दोस्तों ये जो लोड है, लोड
इस लोड को बोल रहे थे RL, सही है। ये अगर डायोड है हमारा, इसका RF मान लीजिए, इसका जो फील्ड रेजिस्टेंस है, सॉरी इसका जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का रेजिस्टेंस है, ये VS मेरी सप्लाई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं VI इनपुट मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, सही है। तो देखिए अगर हम बात करें पावर की, तो DC आउटपुट पे ही तो पावर मिलेगा, DC पावर यानी आउटपुट में मिलेगा DC पावर। तो दोस्तों DC पावर जब निकालते हैं हम, एक जब भी स्टडी करते हैं तो एक आइडियल डायोड को हम मान के चल रहे हैं कि आइडियल डायोड है, उस आइडियल डायोड के अकॉर्डिंग हम फाइंड इसको कर रहे हैं, सही है। तो दोस्तों अगर बात करें PDC यानी PDC यानी जो DC का पावर है, DC आउटपुट पावर की बात करें दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका, ये निकाल लिया हमने। अब दूसरा चाहिए हमको इनपुट पावर, इनपुट पावर। अगर बात करें इनपुट पावर की तो आपको पता है PAC, इनपुट में हमने क्या दिया है, AC दिया है, तो AC इनपुट पावर की बात करते हैं तो PAC क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि आपको पता है कि AC में जो करंट होती है अपने RMS वैल्यू चलती है, जबकि DC में हमारी जो होती है एवरेज वैल्यू होती है, क्योंकि DC वैल्यू इक्वल टू एवरेज वैल्यू होता है। तो अगर ये बात करें यहाँ पे तो IRMS का, IRMS अपान, देखिए IRMS क्या होता है, IRMS का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF, सही। अब AC की बात करें तो दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो दोस्तों PAC अगर बात करते हैं PAC, तो देखिए यहाँ पे PAC जो RMS वैल्यू है Im/2 है, Im/2 का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF, सही है। देखिए हमने AC पावर भी फाइंड कर लिया, DC पावर भी फाइंड कर लिया। अगर हमें यहाँ पे पूछ रहा है देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारे पास मिल गया AC पावर यानी आउटपुट पावर, सॉरी इनपुट पावर जो हमने AC पावर दिया था, और आउटपुट पावर जो कि DC पावर है, ये दोनों चीजें हमें अगर पता चल गई है दोस्तों, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी बराबर हमने बताया था अभी जो फार्मूला, यानी PDC अपान PAC, सही। तो PDC आपको मिल गया है Im/पाई का होल स्क्वायर इंटू RL अपान, और इसलिए मिला आपको Im/2 होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RF, सही है फ्रेंड्स। अगर जैसा कि देखिए एफिशिएंसी, ये PDC हो जाएगा, PDC ना लिखिए, अब डायरेक्ट लिखिए यहाँ से दोस्तों। इसको अगर Im से Im कट कर देंगे तो आ जाएगा 4/पाई स्क्वायर इंटू RL अपान, यहाँ से RL अगर कॉमन ले लेते हैं तो दोस्तों हो जाएगा RL प्लस RF, ठीक है, RF अपान RL, सही है। देखिए हमने क्या किया, Im से Im कट कर देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए RL अपान, ये RL से RL कैंसिल हो जाएगा, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है दोस्तों। इफ RL जो है लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन, जो बहुत बड़ा है RF से, मतलब RF को हम मान लेते हैं कि निग्लेजिबल, मान लो 0 है, बहुत ही कम मान लें, तो दोस्तों देखिए तो नीटा बराबर हो जाएगा, ये दोस्तों अगर वैल्यू बहुत ही कम हो गई RF की तो ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू इससे ये 0 बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 0 मिल जाती है, तो यहाँ पे बचेगा 4/पाई स्क्वायर। जब इसको दोस्तों साल परसेंटेज निकालेंगे एफिशिएंसी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40.6% आती है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम फाइंड करेंगे, हमें बार बार इतना लेंदी नहीं करना है, हमें एक टॉपिक मेन हमें इससे मतलब है कि जो दक्षता होती है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की 40.6% होती है, इतना देखना है। हमने इसलिए करा दिया कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि कैसे हम फाइंड करते हैं, सही है, क्योंकि ये इतना प्रोसेस आपसे पूछता नहीं है, क्योंकि आज का जमाना है कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन को लर्न करना है। तो दोस्तों लर्न भी कर सकते हैं, अगर आपको लर्न हो जा रहा है, नहीं तो प्रोसेस है, आप दोनों DC पावर और मतलब आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर अगर दोनों आपको पता चल जाता है तो दोस्तों आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आइए अगर हम टॉपिक देखते हैं, उससे पहले दोस्तों एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोस्तों अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में औसत करंट की बात करें, RMS जो हमारा एवरेज करंट है दोस्तों Im/पाई होता है। दूसरी बात करते हैं जो RMS करंट की बात करते हैं तो IRMS करंट निकालने की कंडीशन में Im/2 होता है। और दोस्तों अगर इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी 40.6% होती है। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जिस इसका रिपल फैक्टर होता है वो रिपल फैक्टर थोड़ा ज्यादा होता है फुल वेव से, और रिपल फैक्टर होता है 1.21। और बात कर रहे थे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी, अगर बात करें इनपुट में f है तो
आउटपुट में भी एफ ही होगी, मतलब आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। अगर अगली बात करते हैं कि यहाँ पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, पीआईवी, दोस्तों ये होता है वीएम, यानी मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर ही पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। सही है, आई होप आपको समझ में आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। आइए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बना हुआ है जिसमें लोड रेजिस्टेंस 5 ओम है, जबकि यहाँ पे जो सिग्नल दे रहे हैं हम 30 sin ओमेगा टी, यानी 30 sin ओमेगा टी का हम सिग्नल दे रहे हैं जो एसी सिग्नल है, और जो लोड रेजिस्टेंस है मेरा वो 5 ओम का है। और सपोज करिए क्वेश्चन जो है वो आइडियल डायोड है। क्या है? आइडियल डायोड की बात करें, आपको पता है अगर आइडियल डायोड की बात करते हैं तो जो इनपुट रेजिस्टेंस यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो दोस्तों जीरो होगा, यानी एक तरह से ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एज लाइक इसका अगर सर्किट इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो कुछ ऐसा होगा कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह है और हमारा सिर्फ लोड लगा है 5 ओम का। सही है, इस तरफ ये हमने 30 sin ओमेगा टी का सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ सर्किट हमको ऐसा बन के दिखेगा। तो चलो आइडियल की बात कर रहे हैं डायोड की, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, अब कौन से रेजिस्टेंस की बात करें क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ है। अगर जैसे फॉरवर्ड बायस में है तो दोस्तों को पता फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। सही है, आइडियल केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं दोस्तों जीरो होता है। सही है, आइए देखते हैं। जब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें पूछ रहा है एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो दोस्तों एवरेज आउटपुट सबसे पहला पॉइंट है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अगर आपसे एवरेज आउटपुट वोल्टेज पूछता है दोस्तों, आपको पता है फार्मूला, आउटपुट वोल्टेज ज्ञात करना है तो आउटपुट का एवरेज जो वोल्टेज होता है वो होता है Vm अपान पाई। तो जैसा कि Vm आपको पता है मैक्सिमम वोल्टेज, अब ये मैक्सिमम वोल्टेज कैसे पता करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब ये क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये एसी का तात्क्षणिक मान है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो समीकरण होता है इंस्टेंटेनियस ऑफ वोल्टेज का जो फार्मूला होता है V होता है Vm sin ओमेगा टी। सही फ्रेंड्स, अगर हम इसको कंपैरिजन इससे कराएं कि जो हमारा यहाँ पे सिग्नल दिया है 30 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, तो देखिए कुछ आपका जो Vm है वो 30 है, यानी Vm इक्वल टू क्या है आपका 30, यानी ये जो दोस्तों हो जाएगा हमारा फार्मूला, यानी आउटपुट जो एवरेज पावर है वो आपको मिल जाएगा Vm को लिख सकते हैं आप 30 अपान पाई। सही फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कि एवरेज आउटपुट करंट, आपको आउटपुट करंट चाहिए। सही है, अगर आपको आई नॉट चाहिए एवरेज करंट तो आई नॉट कैसे मिलेगा आपको, तो देखिए दोस्तों अगर आपको आई नॉट चाहिए तो आपकी जो एवरेज करंट निकालने का होता है दोस्तों आप कर सकते हैं Vm अपान पाई इंटू आर। सही है, ये आउटपुट आपको इस फार्मूले से दोस्तों फाइंड कर सकते हैं, आउटपुट जो करंट है एवरेज करंट। तो बात करते हैं आउटपुट Vm कितना है दोस्तों, अगर Vm की बात करें तो ये 30 है अपान ये जब बात करें पाई इंटू आर की जो है 5 है, 5 ये हो जाएगा आपका 6 एम्पियर। सही फ्रेंड्स, ये जो आपका आउटपुट करंट आ रही है एवरेज करंट वो क्या आ रही है 6 एम्पियर। अगर बात करें दोस्तों पूछ रहा है ना क्वेश्चन कि आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू कितना होगा। तो देखिए बात कर रहे हैं हम वोल्टेज आरएमएस वैल्यू पूछ रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस। तो दोस्तों आपको निकालने के लिए क्या सिंपल सा है कि जब आउटपुट वोल्टेज का आपको आरएमएस चाहिए तो Vm अपान 2, Vm जैसा कि आपको दिया है फ्रेंड्स, Vm कितना है 30 अपान 2, ये आ जाएगा आपका 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। अगर आपको निकालना है आई आरएमएस वैल्यू करंट का आरएमएस वैल्यू, तो दोस्तों आई आरएमएस नॉट, यानी आउटपुट जो करंट है उसका आरएमएस वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो देखिए ये फार्मूला होगा आपका Im अपान 2 इंटू ये आपका RL है, तो Im अपने 30 अपान 2 इंटू 5 2 या 10 हो जाएगा 30 अपान ये हो जाएगा आपका 10, तो दोस्तों आपका आ जाएगा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। सही है, तो दोस्तों इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है आउटपुट करंट तो यहाँ से आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सही है, अगर बात करें कि ये फार्मूला आया कहाँ से, तो दोस्तों ये फार्मूला हमारा वहीं से आया जहाँ से हमने कोई सारे जो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पढ़ा था वहीं से फार्मूला हमने फाइंड किया है। अगली बात करते हैं कि दोस्तों इसमें पूछा है पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है,
तो पी आई वी की अगर बात करें पीक इनवर्स वोल्टेज की, तो पीक इनवर्स वोल्टेज इसका कितना है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज आपको पता है मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है रेक्टिफायर में, यानी 30 पी आई वी इक्वल टू हो जाएगा 30 वोल्ट। सही फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। सही फ्रेंड्स, अब देखने वाले हम फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जब हम इनपुट में कोई ऐसी सप्लाई देते हैं तो जो आउटपुट में आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो हमको आउटपुट मिलता है वो पूर्ण साइकिल के लिए मिलता है, पूर्ण चक्र के लिए। अगर हम उसकी सर्किट की बात करें तो कुछ आपको सर्किट ऐसा मिलेगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि हमारा कोई भी वोल्टेज होता है उसको स्टेप डाउन कर देता है। हमने एक डायोड लगाया है दोस्तों, यही अंतर है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का प्रयोग करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज करते हैं। सही है, तो हमने ये सपोज कर लिया हमारा ये सर्किट है और इसमें हम दोस्तों सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर क्या, सेंट्रल टेप मतलब इसमें हम सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस हमने इसको क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया ग्राउंड, लो पोटेंशियल पे रख दिया है, जीरो पोटेंशियल पे रख दिया है। तो दोस्तों देखिए आपकी बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा इनपुट है, एसी इनपुट हम दे रहे हैं और हमको जो आउटपुट मिलने वाला है, आउटपुट वो फिर मुझे मिलेगा डीसी आउटपुट और वो पूर्ण चक्र के लिए प्राप्त होगा ऐसा। सही है, फुल साइकिल के लिए मीन्स आपका कि देखिए अगर कोई हाफ फुल वेव रेक्टिफायर है तो अगर इनपुट में हमने कोई साइन वेव दिया, साइनसोइडल वेव दिया, सही फ्रेंड्स, कोई भी सिग्नल एसी सप्लाई दिया तो जो आउटपुट में डीसी मिलेगी, वैसे प्योर डीसी तो नहीं मिलेगी, ये मिलेगी पल्सेटिंग डीसी। और ये जो पल्सेटिंग डीसी मिलने वाली है ये दोस्तों पूर्ण चक्र के लिए मिलेगा, फुल साइकिल के लिए। इंपॉर्टेंट बात है। और जो कि हम देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में था ये हाफ साइकिल के लिए मिलता था। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको, हम वेव डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें फुल साइकिल कैसे प्राप्त होता है। देखिए अगर हम इसका वेव डायग्राम बनाएं, वेव फॉर्म, अगर हम इसका वेव फॉर्म देखें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमको साइकिल मिलती है पूर्ण चक्र के लिए क्यों मिलती है। सही है, आइए देखते हैं। हमने क्या दिया, वी आई इनपुट दिया, यानी इनपुट सप्लाई दिया, कुछ हमको साइनसोइडल एसी सप्लाई दिया ऐसा। आपको पता है जो एसी होती है वो साइनसोइडल चलती है, 0 से पाई 2 पाई ऐसा करके आप इसको डिनोट कर सकते हैं। सही है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पहले पॉजिटिव, अगर देखिए 2 कंडीशन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव यानी ऐसा, और यहाँ पे मान लो नेगेटिव पॉजिटिव, पहले केस में ऐसा आएगा ऐसे। सही फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसा केस मिलने वाला है। जब ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, क्योंकि आपको पता है एसी जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। सही है, आप सपोज करिए पॉजिटिव है, हमने इसको सेंटर टेप पर रखा है और ये लो पोटेंशियल पे है, 0 विभव पे है। सही है, तो अगर बात करें दोस्तों पहले केस में कि जब हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ध्यान दीजिए अगर हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो हमको आउटपुट मिलेगा, देखिए कैसा मिलने वाला है। देखिए अगर हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ये पॉजिटिव होगा और उस टाइम ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब होगा, पॉजिटिव का मतलब है फ्रेंड्स ये जो हमारी साइकिल है ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। अगर इसको पी को अगर बात की जाए, इधर पी होता है इधर एन, दोस्तों पी को प्लस से जोड़ोगे फॉरवर्ड बाइस होती है और यहाँ एन को माइनस से जोड़ दिया तो दोस्तों फॉरवर्ड बाइसिंग। कैसे जोड़ा, देखिए यहाँ से ये वायर गया ऐसे और इसको हमने नेगेटिव जोड़ा है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा फॉरवर्ड बाइस है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ देखिए पी को पहले साइकिल पे माइनस जोड़ा, ये रिवर्स बाइस में, यानी ये डायोड जो दोस्तों आपको कैसा है, ये फॉरवर्ड बाइस में है। अगर ये फॉरवर्ड बाइस में है तो इसमें धारा का चलन हो रहा है, धारा चलन होगा। उस कंडीशन में अगर हम डायोड D1 माने, D1 और इसको D2, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 क्या है, D1 होगा ऑन, D1 ऑन कंडीशन में रहेगा और D2 डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। देखिए फ्रेंड्स
फर्स्ट केस में D1 ऑन D2 ऑफ, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है और D2 दोस्तों कैसा कर रहा है, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में कोई भी डायोड जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल, D1 ऑन है तो ये फिर कुछ टाइम के लिए नहीं मिलेगा, फिर ऑफ, ऐसा साइन मिलेगा। दोस्तों ये बात थी हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल, देखिए फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल का हम बात करें कि अर्ध चक्र की नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो आपको ये कैसा वेव मिलने वाला है। देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है आप इसको नेगेटिव मानोगे। नेगेटिव का मतलब अगर P को माइनस से अगर जोड़ा तो ये रिवर्स बायस में हो जाता है। रिवर्स बायस में कोई भी डायोड ऐसे कार्य करेगा ओपन सर्किट की तरह, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस से जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल बात करते हैं, माइनस से जोड़ा, जैसे ही माइनस जोड़ोगे रिवर्स बायस होगा, रिवर्स में धारा चालू नहीं होगा, यानी D1 ऑफ हो गया। यहाँ पे बात करें कि D1 क्या हो गया, ऑफ। अब देखते हैं D2 साहब का क्या हालत है। देखिए D2 कंडीशन में क्या है कि दोस्तों D2 यहां से जो है करंट फ्लो होगी, और देखिए अगर ये पॉजिटिव साइकिल, अब देखो ये पॉजिटिव साइकिल होगी, ये क्योंकि आधे चक्र में ये पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो दोस्तों ये P को प्लस से जुड़ा, N को माइनस जुड़ा, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में हो गया, यानी यहाँ कंडक्शन की क्रिया होगी, धारा चालू ऐसे कर जाएगी। देखो यहां से मूव करेगी, ऐसे होके जाएगी, और इधर से मूव होके ऐसे ऐसे मूव करेगी और यहाँ पहुंच जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्लोज सर्किट बन गया ये, यानी यहाँ पे जो कंडक्शन की क्रिया हो रही है D2 डायोड के कारण हो रही है, यानी D1 के कारण जो सिग्नल नहीं मिलेगा, यानी D1 के कारण अगर बात करें तो पहले हाफ साइकिल में कोई सिग्नल नहीं मिला, D2 के कारण आधे चक्र में मिला, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा। दोस्तों ये D2 के कारण होता है, D2 ऑन कंडीशन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए D1 और D2 एक तरीके से, D1 काम कर रहा है तो D2 ऑन है, D1 ऑन है तो D2 कार्य कर रहा है, यानी दोनों डायोड एक दूसरे के, मतलब ये ऑन तो वो ऑफ तो ये ऑन, ऐसा करते करते दोस्तों आपको लग रहा है कि दोनों देखा जाए केस कि एक न एक डायोड तो कंटिन्यूअस ऑन है। अगर एक डायोड कंटिन्यूअस ऑन है तो जो हमको साइन वेव मिलने वाला है तो दोस्तों फुल साइकिल मिलेगी। हमको जो साइन वेव मिल रहा है वो फुल चक्र के लिए मिल रही है, ओमेगा है। सही फ्रेंड्स, ये हमको जो मिल रहा है दोस्तों ये फुल चक्र के लिए मिलेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। यानी अगर दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आप डेफिनेशन क्या दोगे इसका। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फुल वेव रेक्टिफायर की देखिए ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है, देखिए ऐसे, अब अच्छा दिख रहा है ना फोटो, देखो। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन तो उठेगा यहाँ से कि फुल वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड, कितने डायोड यूज करोगे। तो पहला क्वेश्चन यहीं से इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार क्वेश्चन में पूछता रहता है दोस्तों, आपके टेक्नीशियन TG2 जो भी एग्जाम है इसमें बहुत ज्यादा पूछता रहता है। तो दोस्तों आप याद रखना है कि अगर फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या पूछा जाए तो 2 डायोड यूज करते हैं, यही हाफ वेव रेक्टिफायर में जो था सिंगल डायोड यूज करते थे। दूसरी बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिल रही है पूर्ण चक्र के लिए प्राप्त होती, फुल साइकिल के लिए प्राप्त होती, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में आधे चक्र के लिए प्राप्त होती थी। तीसरी बात करते हैं दोस्तों कि अब देखने वाले हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। दोस्तों इसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर्स की दूनी होती है। कहने का मतलब डबल डायोड यूज कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी दोस्तों होती है 81.2%, मतलब 81.2% होती है इसकी दक्षता। रिपल फैक्टर की बात करें तो रिपल फैक्टर बहुत ही कम होता है, यानी कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर इसकी होती है 0.48, यानी इसका रिपल फैक्टर आपको पाया तो मिलेगा 0.48। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बार बार इस एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो आइए उस जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछते रहते हैं उसको नोट कर लेते हैं। सही है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी, कि अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 पढ़ेंगे, एक तो सेंटर टेप और दूसरा पढ़ेंगे ब्रिज। तो सेंटर टेप की अगर हम बात जैसा करते हैं कि सेंटर टेप किसको बोलेंगे, तो दोस्तों सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, सेंटर टेप का मतलब बीच से टेपिंग की गई, ये देखिए बीच से टेपिंग की गई। सही है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं कि अगर इनपुट में आपने कोई भी अल्टरनेटिंग करंट दिया, AC सप्लाई दिया, तो आउटपुट में आपको जो DC प्राप्त हो रही है पूर्ण चक्र के लिए प्राप्त हो रही है आफ्टर रेक्टिफिकेशन। सही है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर FWR, ठीक है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, इसमें पहला पॉइंट तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों पूछता है कि इसका जो एवरेज वैल्यू होती है, आई एवरेज करंट कितनी होती है दोस्तों, आपको बता रहे हैं IM अपॉन, जैसा कि आपने वहां पाई पढ़ा था, ये हो जाता है 2IM दोस्तों। अगर बात करें RMS करंट कितनी होती है दोस्तों, हो जाती है IM अपॉन √2। सही फ्रेंड्स, देखिए हम बार बार इसको फाइंड नहीं कराएंगे, आपको प्रोसेस मैंने बता दिया है और हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने RMS वैल्यू कैसे फाइंड करने का तरीका वो भी बता दिया था फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और लाइक करें। सही दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कि जो अगर पूछता है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस क्वेश्चन पूछते हैं कि दोस्तों अगर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज मान कितना होता है धारा का, तो 2IM अपॉन पाई होता है। अगर बात करें RMS मान कितना होता है करंट का, तो IM अपॉन √2 होता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगर आपसे इसकी इफिशिएंसी पूछता है, दक्षता जिसको बोलते हैं दक्षता, परसेंटेज इफिशिएंसी अगर पूछता है दोस्तों, इसका होता है 40.6%, 40.6%। अगर बात करें इफिशिएंसी की, अगर उसको रिपल फैक्टर की बात करते हैं, रिपल फैक्टर, तो फ्रेंड्स आपका जो रिपल फैक्टर जिसको बोलते हैं उर्मिका घटक, अगर उर्मिका घटक की बात करें तो ये होता है 0.48। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर का जो इफिशिएंसी होती है 81.2% होती है, 40.6 जो परसेंट थी दोस्तों वो थी हाफ वेव रेक्टिफायर की। सही है, अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। हमने आपको बताया पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, वह रिवर्स बायस का वह मैक्सिमम वोल्टेज, यानी जो ब्रेकडाउन से पहले मिलता है, यानी ब्रेकडाउन से पहले वह मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी जैसे हमारा रिवर्स बायस में जहां से ब्रेकडाउन होता है उस उच्चतम मैक्सिमम वोल्टेज को ही बोलने वाले हैं क्या, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज यहां दोस्तों होता है 2VM, क्या हो जाएगा आपका 2VM। जबकि आपने देखा था 2 गुना होता है मैक्सिमम वोल्टेज का दोस्तों यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज। तो जैसा कि हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में तो पीक इनवर्स वोल्टेज VM यानी मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VM हो जाएगा। सही है, अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट पूछता रहता है, फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर बात करें F0 की तो उसको इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स हो जाती है, 2 गुनी होती है, ट्वाइस टाइम ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। यानी अगर बात करें आउटपुट फ्रीक्वेंसी तो कितनी होगी, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स होती है, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सही, आपको जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 2 गुनी मिलेगी किसके, इनपुट फ्रीक्वेंसी के, यानी कह सकते हैं ट्वाइस टाइम ऑफ। सही है, अगर दोस्तों अगली पॉइंट करें हम अगली बात करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट पूछने वाला है कि जैसे फुल वेव रेक्टिफायर है तो नंबर ऑफ डायोड कितना यूज करोगे, नंबर ऑफ डायोड दोस्तों हम यूज करते हैं यहाँ पे 2 डायोड। सही है, और ट्रांसफार्मर इसको यूज करते हैं, इसमें यूज क्या करना है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम को देखते हुए, और इसको आप नोट कर सकते हैं, सारे पॉइंट आप पूछते रहते हैं। ज्यादातर दोस्तों आपको एफिशिएंसी पूछता रहता है बार बार कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, रिपल फैक्टर कितना होता है, और दोस्तों पीक इनवर्स वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और ये नंबर ऑफ डायोड, ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। जैसे एवरेज और RMS वैल्यू तो पूछता है, जैसे कि आपको छोटा क्वेश्चन बना के दे देगा। सही है, अगर यहाँ से फॉर्म फैक्टर अगर पूछा जाए तो आप इसका फॉर्म फैक्टर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर अगर हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की तो फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपको RMS पता है और एवरेज पता है, एवरेज और RMS का अगर डिवाइड करेंगे तो आपको फॉर्म फैक्टर करंट और वोल्टेज के टर्म में मिल जाएगा। सही दोस्तों, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फुल वेव रेक्टिफायर के। अगले दोस्तों हम देखने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी बात किया हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, तो जैसा कि हाफ और फुल की कंपैरिजन करा जाए
तो दोस्तों आपको लगेगा कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो बेस्ट होती है, रिपल फैक्टर कम होता है। रिपल फैक्टर कम होने से एडवांटेज आपको है, अगर पूछा जाए एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर का एडवांटेज ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है बहुत अच्छी होती है, जो कि 81.2% होती है। अगर बात करें रिपल फैक्टर बहुत ही कम होता है। रिपल फैक्टर कम होने से आपको फायदा क्या है, रिपल फैक्टर अगर आपको कम मिल रहा है इसका मतलब जो डीसी आउटपुट है उसमें एसी कंपोनेंट कम है, यानी आपको लगभग प्योर डीसी ज्यादा मिलेगी। और तीसरी बात करते हैं अगर कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में पूर्ण चक्र के लिए आपको एसी प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब एक हाफ वेव रेक्टिफायर में सर्किट में कोई बल्ब लगा रहे हैं छोटा सा, दोस्तों आपको जलने का समय ऑन ऑफ होता रहेगा, क्योंकि आधे चक्र के लिए ऑन फिर ऑन ऑफ। बट फुल वेव रेक्टिफायर में कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस ऑन, क्योंकि एक डायोड वर्क कंटिन्यू कर रहा है। अगर D1 ऑन है तो D2 ऑफ है, अगर D2 ऑन है तो D1 ऑफ है। एक डायोड मतलब सतत कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यू जल रहा है मतलब एक चल रहा है मतलब एक डायोड आपका कंटिन्यू वर्क कर रहा है। सही फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम बात करें कि ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ब्रिज रेक्टिफायर में पहली पॉइंट्स क्या है कि अगर ब्रिज रेक्टिफायर में देखते हैं तो सिमिलरिटी आपको मिलेगी फुल वेव रेक्टिफायर से। वहां भी दोस्तों आपको जो आउटपुट मिलता है वो फुल साइकिल मिलता है। बात करें वहां भी डायोड, डायोड की बात करते हैं दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर में, दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर में जो नंबर ऑफ डायोड होते हैं वो दोस्तों 4 डायोड यूज करते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, सही फ्रेंड्स, तो ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर की ज्यादातर सिमिलरिटी आपको मिलने वाली है फुल से। जैसे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या बात करते हैं, अगर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करते हैं तो पहली पॉइंट ये कहती है कि नंबर ऑफ डायोड, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा पॉइंट है लेकिन क्वेश्चन में पूछता रहता है, कई एग्जाम में पूछ चुका है ये, सही है। दूसरी बात करते हैं कि अगर बात करें डायोड कितना लगते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, तो 4 डायोड लगेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों कि इफिशियंसी कितनी होती है, दक्षता इफिशियंसी, तो दोस्तों इफिशियंसी इसकी भी होती है 81.2%। तीसरी बात करते हैं दोस्तों रिपल फैक्टर कितना होता है, रिपल फैक्टर, अगर फ्रेंड्स रिपल फैक्टर की बात करें जिसको उर्मिका घटक बोलते थे, तो दोस्तों वो भी होता है हमारा 0.48, सही। रिपल फैक्टर कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर कम होता है। अगला बात करें दोस्तों कि अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एवरेज वैल्यू क्या होगी और आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम बात करें आरएमएस वैल्यू यानी करंट का आरएमएस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, यहाँ भी होने वाला Im/√2। अगर Vrms पूछता है दोस्तों तो आपको आ जाएगा Vm/√2। अगर अगली बात करें कि दोस्तों अगर अगला बात ये है कि अगर कोई हमारा एवरेज करंट की बात करते हैं, एवरेज करंट दोस्तों एवरेज करंट हो जाएगा Im/2Im/π। और दोस्तों एवरेज वोल्टेज की बात करते हैं तो d/Vm/π। तो दोस्तों ये होता है हमारा एक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। और अगर देखा जाए कि इसमें एक इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज कह लीजिए कि नो यूज ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सही फ्रेंड्स, इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करना जाता। अगली पॉइंट बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है फुल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई आपका ब्रिज रेक्टिफायर है तो ब्रिज रेक्टिफायर में जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है वो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है इनपुट की ट्वाइस टाइम मिलती है। यानी कह सकते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो इनपुट फ्रीक्वेंसी की ट्वाइस टाइम मतलब 2VI/FI। दोस्तों आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें 2 टाइम्स मिलती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी मिलती है, सही है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है जैसे कि बात करें PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करते हैं PIV, दोस्तों यहाँ पे होता है VM मैक्सिमम वोल्टेज के होता है। यानी आपको यहाँ से सारी सिमिलरिटी आपको फुल वेव रेक्टिफायर की मिल रही होंगी, बट 2 ऐसे जगह हैं जो कि फुल वेव रेक्टिफायर को डिफरेंट बनाते हैं। पहला तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते थे, और फुल वेव रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता था वो 2 VM होता था, जबकि यहाँ पे VM होता है जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में होता था।
दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको नोट करना है और इसको लर्न करना है। लर्न का मैंने तरीका होता है, आपको एफिशिएंसी फाइंड करना है तो डीसी आउटपुट ज्ञात कर लो, अपन एसी आउटपुट इनपुट अगर मिल जाए तो दोस्तों आप एफिशिएंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसा दोस्तों हम देखने वाले हैं कि इसकी सर्किट, अगर हम दोस्तों बात करते हैं सर्किट की, तो दोस्तों सर्किट कैसे बनने वाली है। देखिए, अगर बात करेंगे ट्रांसफार्मर है मेरा प्राइमरी साइड और ये हमारा सेकेंडरी साइड, हमने क्या दिया इसको इनपुट दिया, देखो ऐसा इनपुट गया, ठीक है, ये हमारा इनपुट है। और इसमें जो डायोड दोस्तों यूज करने वाले हैं 4 डायोड यूज करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो सर्किट है इसे बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज फुल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, सही है। देखिए इसमें डायोड की संख्या बात करते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ 4 डायोड यूज करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे ये भी डिफरेंस था कि जो फुल वेव रेक्टिफायर पे 2 डायोड यूज करते थे और यहाँ पे नंबर 4 डायोड यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक टाइम में 2 डायोड ऑन होंगे और 1 टाइम और जिससे 2 ऑन रहेंगे 2 ऑफ रहेंगे, सही है। ये हमारा दोस्तों होता है प्राइमरी साइड और ये होता है हमारा सेकेंडरी साइड। यानी यहाँ पे भी बात करें दोस्तों, जो हमको इनपुट मिलने वाली है आउटपुट जो इसका वेव फॉर्म मिलने वाला है वो भी दोस्तों आपको मिलेगा ऐसे, कुछ इस तरह मिलने वाला है दोस्तों, ओमेगा टी इधर भी मान सकते हैं वी या फिर आई मान सकते हैं, सही फ्रेंड्स, वी या आई मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें ब्रिज रेक्टिफायर की, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर की, तो आपको सर्किट कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे भी इनपुट देते हैं तो इनपुट एसी सप्लाई दी जाएगी। इनपुट कैसा देंगे हम, एसी सप्लाई देंगे, जो हमको आउटपुट मिलने वाला है वो पूर्ण चक्र के लिए मिलने वाला है, जैसा कि फुल वेव रेक्टिफायर में मिलता था। तो दोस्तों हमने देखा क्या रेक्टिफायर और रेक्टिफायर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों एक बार आपको फिर से रिपीट करते हैं, रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होता है जिसके द्वारा हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें प्योर डीसी चाहिए होता है तो उसके लिए हम एक फिल्टर परिपथ का प्रयोग करते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर को क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो दोस्तों 2 टाइप में कन्वर्ट किया गया है। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर देखी जाए एफिशिएंसी, तो दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो दोस्तों 40.6% होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी देखते हैं तो दोस्तों 81.2% होती है, मतलब 81.2% होता है। अगर बात करें ब्रिज की, दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर की भी जो हमारी एफिशिएंसी होती है 81.2% होती है। यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर सिमिलरिटी आपको मिलेगी फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट हैं। अगर ये पूछा जाए, इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर सकते हो, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर तो अलग डिफरेंट ही है क्योंकि उसका फंक्शन अलग है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो था, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी बहुत खराब है, उसमें 1 डायोड का यूज करते हैं और दोस्तों रिपल बहुत ज्यादा होता है, रिपल फैक्टर का मान, तो इसलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर के अपेक्षा फुल वेव रेक्टिफायर यूज करने वाले हैं। अगर जैसे सपोज लिया आपका चार्जर है, तो चार्जर में ज्यादातर आप देखते हैं कि जो हमारा लैपटॉप का चार्जर होता है उसमें आप जब उसको खोलेंगे दोस्तों तो उसमें देखेंगे कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर बना मिलता है। वहाँ पे 4 डायोड का यूज करते हैं, 4 डायोड, और ये डायोड जो होते हैं पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। नॉर्मल डायोड का ही प्रयोग हम रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं, सही है। जो हमारे नॉर्मल डायोड होते हैं उनका ही प्रयोग हम रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये डायोड ही है, तो ये डायोड ही तो है जो रेक्टिफिकेशन का वर्क कर रहे हैं, समझ में, यानी डायोड ही रेक्टिफिकेशन का कार्य करते हैं। सर्किट, ये बन गई सर्किट दोस्तों। इन फुल वेव रेक्टिफायर और एडवांटेज क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर और इसकी बात करें ब्रिज में, तो एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर में एडवांटेज ये है कि उसमें 2 डायोड का यूज करते हैं, एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, सही है। और दोस्तों अगर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में एडवांटेज तो दिख रहे हैं उसकी, उससे ज्यादा डिसएडवांटेज क्या है आपको देखा जाए तो दोस्तों डिसएडवांटेज आपको ये मिल रहा है कि जब अगर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर में, तो जो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है दोस्तों, फुल में देखते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों जो हमको डायोड लगाने पड़ेंगे वो ज्यादा हाई रेटिंग के लगाने पड़ेंगे, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में हमें कम रेटिंग के लगाने पड़ते हैं क्योंकि इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो एक एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, सही है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं,
कल हम देखने वाले हैं फिल्टर्स। जो फिल्टर्स का यूज करके हम जो जैसे कि पढ़े थे कि जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिपल आ जा रहा है, उस रिपल को हम किसके द्वारा कन्वर्ट कर रहे हैं, जो फिल्टर द्वारा। उस फिल्टर पर को पढ़ेंगे कितने टाइप के फिल्टर होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।